अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। हमने अपने इस व्लॉग के पहले दो हिस्सों में हिंदुस्तान के ऑफेंसिव डिफेंसिव के पोस्चर की बात की और हिंदुस्तान की हमारी वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करने के दावे की बात की। सो कॉल्ड नाराज बलोच सरदारों के झूठे बयानियों की बात की। ख़वातीन और हज़रात, 9/11 से पहले और 9/11 के बाद के अमेरिका में बहुत फ़र्क था। इस मुल्क में रहने वाले गोरे, नीले, पीले, काले और गंदमी लोग, जिनका मजहब भी एक नहीं है, अपने सदर और अपनी हुकूमत के फैसले के पीछे खड़े हो गए और हुकूमत के हर फैसले को अपनी सियासी मुखालफत के बावजूद इन्होंने सपोर्ट किया और एक कौम बनकर सामने आए। पाकिस्तान में भी बढ़ती हुई इस दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तफाक राय पैदा करने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बराए सलामती का इजलास बुलाया गया था, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का कोई भी शख्स इस इजलास में शरीक नहीं हुआ। इजलास से एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इजलास में शिरकत पर ना सिर्फ आमादगी का इजहार किया, बल्कि कुछ नाम भी बता दिए कि ये लोग जो हैं ये इसमें शिरकत करेंगे। मेरे लिए ये एक अचंभे की बात थी कि वाकई हैं पीटीआई और कौमी सलामती की खातिर एक पेज। ये नहीं हो सकता। मुल्क को तकसीम करने और नफरत के बयानियों का बेताज बादशाह जो शेख मुजीब .20 होने में फ़ख्र महसूस करता है, जो डिवाइड एंड रूल में बिलीव करता है, जिसके पैरोकार खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं की थ्योरी पर बिलीव करते हैं, जो अपने इक़्तिदार की हवस में इतना आगे जा चुके हैं कि रियासत को तबाह करने के लिए IMF को ख़त लिखने से भी दरेग नहीं करते, वो कौमी सलामती के लिए हुकूमत के साथ इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो कोई मौजज़ा ही हो सकता है। मगर कुछ देर ही गुजरी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी सलामती के इस इजलास में शिरकत को पहले खान की मुलाकात से कंडीशन किया और फिर जब मुलाकात नहीं हुई तो कौम के वसी तर मफाद में कॉन्फ्रेंस में शिरकत से जवाब दे दिया, मुल्क जाए भाड़ में, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। मुझे एक बात में बिल्कुल कोई शक नहीं है और ये शक आपके जहन में भी नहीं होना चाहिए कि अगर खान से मुलाकात हो भी जाती और फ़र्ज़ कर लें कुछ देर के लिए कि अगर खान साहब जेल से बाहर भी होते और वो खुद डिसीजन लेते तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी मफाद में मौजूदा हुकूमत के साथ नहीं बैठती। जब इनिशियली तहरीक इंसाफ ने नाम दिए और उनकी लीडरशिप ने मुल्क की सालमियत के बारे में पॉजिटिव बातचीत की तो ऐसा लगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अपना एक इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी रखती है, वो अपना ज़ाती जहन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की क्वालिटी भी उनमें मौजूद है, वो अपने ज़मीर की आवाज़ भी सुनते हैं और कभी कभी हक और सच की बात भी कर सकते हैं। वो इमरान खान के सियासी बयानिए के अगेंस्ट भी बात करने की हिम्मत रखते हैं, जो कि असल जमहूरियत है। हम कोई गुलाम हैं आपके। मगर 12 घंटे से पहले ही उन्होंने इन तमाम बातों की नफ़ी कर दी और साबित किया कि वो गुलाम हैं अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूदा पोजीशंस और अपॉइंटमेंट्स के। वो गुलाम हैं खान की चापलूसी के। वो गुलाम हैं, वो सियासी बोने हैं जिनको खान की स्पून फीडिंग के अलावा ना तो कोई सोच रखनी है और ना ही कोई इरादा। इन सियासी बोनों की अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इंडिपेंडेंट थॉट नहीं है। मुल्क और उनकी अपनी सियासी जमात जाए भाड़ में। हम बहुत अच्छे गुलाम हैं आपके। महारंग लांगू, जिसे महारंग बलोच भी कहा जाता है, अब उनकी बात कर लेते हैं। महारंग के अब्बा हजूर वापडा के अंदर मुलाजिम थे और उनकी तालीम भी सरकारी स्कूलों में हुई है। ये 5 बहनें और 1 भाई हैं। महारंग लांगू के अब्बा हजूर अब्दुल गफ्फार लांगू सरकारी नौकरी भी करते थे और साथ साथ BLA के वर्कर भी थे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह नमक हराम भी थे। जो रियासत उनको रोटी देती थी और जिस रिस्क से उन्होंने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, वो रियासत पाकिस्तान का दिया हुआ था और उसी को वो तबाह करने की नाकाम कोशिश में थे। ये शख्स 2006 में गिरफ्तार होता है। फिर हुकूमत ने अच्छे जेस्चर का मुजाहरा करते हुए इन जैसे काफ़ी सारे लोगों को समझा बुझा कर छोड़ दिया, मगर बकौल बानो कुदसिया
हराम रिस्क आपके डीएनए को चेंज कर देता है। ये लोग वापस आने के बाद दोबारा बीएलए की दहशतगर्द एक्टिविटीज में शामिल हो गए और 2011 में ये नमक हराम बीएलए की जानिब से दहशतगर्दी करते हुए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक लड़ाई में जहन्नम वासिल हुआ। 2006 में गिरफ्तारी और फिर वापस आने के बाद ये दोबारा बीएलए के दहशतगर्दों के साथ पहाड़ों में चला गया था, तो उसकी बेटियां अपने अब्बा हजूर को मिसिंग पर्सन्स में क्लेम करती थीं और वो उस वक्त भी अपने दहशतगर्द बाग के ना सिर्फ लोकेशन से वाकिफ थीं बल्कि उससे राब्ते में भी थीं। अपने बाप के मरने के बाद ये खानदान कराची शिफ्ट हो जाता है। बलूचिस्तान में जो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है उसमें बच्चों को एक स्कॉलरशिप दिया जाता है और उस इदारे में उनकी तालीम बिल्कुल फ्री होती है। ना सिर्फ तालीम फ्री होती है बल्कि ज़ाती अखराजात के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। मारंग लांगू एफएससी कर चुकी थीं और जब उनका बुलान मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ तो उस खातून की तालीम भी फ्री हो गई और उसको 6,000 रुपये माहाना ज़ाती खर्च भी मिलना शुरू हो गया। जब ये हाउस जॉब के लिए गई तो इनको 42,000 रुपीज़ तनख्वाह भी मिलती थी और ये सिर्फ मारंग लांगू को नहीं मिल रहा था उस वक़्त, ये उस वक़्त तमाम जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, हुकूमत उन सब को ये फेवर और सहूलत फराहम कर रही थी। मारंग लांगू प्रेस को इंटरव्यू देते हुए आंखों में आंसू लाते हुए फरमाती हैं कि मेडिकल कॉलेज के पहले साल की फीस अदा करने के लिए उनकी माँ ने अपने कपड़े बेचे और दूसरे साल की फीस उनकी माँ यानी अम्मा हजूर ने अपने जेवर बेचकर अदा की, जबकि हकीकत में मारंग लांगू की बाकी बहनों की तालीम भी मुफ्त सरकारी अदारों में सरकारी खर्च पर हुई है। 2016 में हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात पर तालीम हासिल करने वाली बहनों का अकलौता भाई भी मिसिंग पर्सन्स में शामिल हो गया, जो कि दर हकीकत बीएलए के दहशतगर्दों के साथ पहाड़ों में चला गया था और 3 माह बाद फिर वापस भी आ गया। मारंग लांगू एक इंटरव्यू में यह भी फरमाती हैं कि उनको सियासत में आने का बहुत शौक है, जो कि मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। ये खातून सबसे पहले कोविड के दिनों में मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ घर में बैठकर पढ़ने के खिलाफ प्रोटेस्ट में मशहूर हुई और फिर उन्होंने मिसिंग पर्सन्स का झंडा बीएलए के कहने पर उठा लिया, क्योंकि एक बलोच खातून के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर सिंपैथी हासिल करना आसान है। फिर रॉ ने इनको इंटरनेशनली फेम देने का बेड़ा उठाया और बहुत सा पैसा इसमें इन्वॉल्व हो गया। बलोच यकजहती कमेटी एक मुकम्मल सियासी एंटिटी बन गई और बीएलए के एक पॉलिटिकल विंग के तौर पर काम करने लगी। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि बकौल मारंग बलोच या मारंग लांगू एक कपड़े और जेवर बेचकर कॉलेज की फीस देने वाले फैमिली बैकग्राउंड से तल्लुक़ रखने वाली खातून, जो कि इस वक्त जॉबलेस भी है, वो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बलोच यकजहती कमेटी को कैसे रन कर रही हैं, अपने ज़ाती अखराजात कैसे मैनेज कर रही हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान सालाना बीएलए को $1 बिलियन की छोटी सी रकम देता है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 280 अरब रुपया बनता है। ये छोटी सी रकम ईरान और अफगानिस्तान के थ्रू कमांडर कुलभूषण यादव जैसे रॉ के अफसरान के थ्रू उनको यानी बीएलए को मिलती है। इस खातून को रॉ और बीएलए ने एक झंडा भी बनाकर दिया हुआ है, एक तराना भी बनाकर दिया है और सुना है कि कोई आइन भी बनाकर दिया हुआ है। ये खातून पूरी दुनिया को बतलाती है कि उनको एक अलग मुल्क बनाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने सोशल मीडिया पर ऐसे क्लेम करने वाली नमक हराम खातून को भी सपोर्ट कर रहे हैं और उसके हक में ट्वीट्स कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बॉर्डर पर बैठा सिपाही और यंग ऑफिसर तहरीक इंसाफ की कौमी सलामती के इजलास में अदम मौजूदगी और तहरीक इंसाफ की मौत की सौदागर मारंग लांगू की सपोर्ट को कैसे देखता है, क्या सोचता है, उसके जहन में किस किस्म के सवालात पैदा होते हैं? क्या आपने भी इस बारे में कभी सोचा है? ज़रूर सोचिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह आप सबको आसानियाँ नसीब फरमाए और आसानियाँ तकसीम करना नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।